सदियों पहले एक अनजान आदमी भेड़िए की खाल पहने लोगों से मदद मांग रहा था और जिस किसी ने उसकी मदद नहीं की उस आदमी ने उन्हें वेयरवुल्फ बना दिया। यही वेयरवुल्फ्स अब उस गांव में भटकते हैं और मासूमों की जान लेते हैं। उन वेयरवुल्फ्स की पहचान को एक्सपोज करना ही एक ऐसे कार्ड गेम में जीत दिला सकता है जो जेरोम नाम के आदमी को अपने पिता के घर में मिला है। सालों से जेरोम ने ये गेम खेला नहीं है, इसलिए ना तो उसे ये गेम याद है और ना ही उसके पिता गिलबर्ट को, जो उम्र की वजह से अपनी याददाश्त खोने लगे हैं। गिलबर्ट अब अपने पोते थियो को भी नहीं पहचानता और उसे ये लग रहा था कि थियो एक लड़की है। जेरोम और उसकी पत्नी मारी की ये दूसरी शादी है, इसलिए मारी का बेटा थियो जेरोम के करीब नहीं है और जेरोम की बेटी क्लारा मारी को पसंद नहीं करती। जेरोम इस बिखरे हुए परिवार को एक करने की कोशिश कर रहा था, पर परिवार का कोई भी सदस्य उसका गेम खेलना नहीं चाहता था। जब उसने गेम बंद करना शुरू किया तो उसके हाथों से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से भूकंप आ गया और भूकंप से बचने के लिए परिवार बेसमेंट में चला गया। जैसे ही वो सब बेसमेंट से निकले तो उन्हें पता चला कि ना तो उनकी गाड़ी वहाँ मौजूद है और ना ही उनका घर। वो सब अचानक एक पुराने घर में पहुंच गए और अब क्लारा भी उन सबको नजर नहीं आ रही थी। क्लारा को ढूंढते हुए इलाके की छानबीन करने पर उन्हें पता चला कि सिर्फ उनका घर नहीं बल्कि पूरा शहर बदलकर प्राचीन काल का एक गांव बन चुका है। उन लोगों को लगा कि वहाँ कोई मेला है, इसलिए लोगों ने ऐसे कपड़े पहने हैं, पर गाँव के लोग उस परिवार को घूर घूर कर देख रहे थे। ना तो उनकी कोई बात गांव वालों को समझ आ रही थी और ना ही वो परिवार ये समझ पा रहा था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उनकी आंखों के सामने एक आदमी को मौत की सजा दी जा रही थी, पर उन्हें लगा कि ये मेले का कोई शो है। जैसे ही जेरोम को एहसास हुआ कि उसके ऊपर सॉस नहीं असली खून गिरा है, तब वो अपने परिवार को लेकर वहाँ से भागने लगा। धीरे धीरे सबको समझ आया कि वो लोग सचमुच प्राचीन काल के किसी गांव में आ पहुंचे हैं और एक अनजान आदमी से उन्हें पता चला कि वो लोग साल 1497 में हैं। उस आदमी ने जब एक मोबाइल फोन देखा तो वो उन लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा, पर तभी गिलबर्ट ने उसे एक मुक्के से रोक दिया और ये देखकर हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, गिलबर्ट को अब जेरोम का और अपनी गुजरी हुई पत्नी का नाम ठीक तरह याद था। उसी वक्त उन सबको ये भी पता चला कि क्लारा इस दौरान उनके साथ ही थी, पर वो उन्हें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो अदृश्य हो चुकी थी। क्लारा ना तो उन्हें नजर आ रही थी और ना ही किसी को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। सिर्फ जेरोम को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, पर ऐसा इसलिए था क्योंकि जेरोम अब हर किसी के दिमाग में चल रही बातें सुन पा रहा था। कुछ देर बाद गांव का शेरिफ उनके घर आया और कहने लगा कि वो जानता है कि उनका परिवार कहीं दूर से आया है, मगर उनके कपड़े देखकर उसे लगा कि वो सब जादू टोना करते हैं। किसी तरह जेरोम ने समझाया कि वो सब म्यूजिशियंस हैं और शेरिफ उनकी बात मान गया। थियो को जब जेरोम का गेम फिर से मिला तो उसे एहसास हुआ कि उन लोगों ने टाइम ट्रैवल नहीं किया है, बल्कि वो सब उस गेम में आ पहुंचे हैं और गेम के कार्ड्स में जो शक्तियां खेलने वालों को मिलती हैं, वही शक्तियां उन सब में आ गई हैं। गिलबर्ट, जो कि खेल में हंटर है, उसके पास हंटर की शक्तियां आ गई है। क्लारा का किरदार अदृश्य है और जेरोम के पास मन की बातें सुनने की शक्ति आ गई है। सब ये जानना चाहते थे कि वो अब घर लौटकर कैसे जाएंगे, पर गिलबर्ट ने बताया कि वो गेम उसका है ही नहीं, वो सिर्फ उसके घर में कहीं पड़ा हुआ था। उसे सिर्फ ये चीज पता है कि गेम में जीतने के लिए वेयरवुल्फ्स को ढूंढकर उन्हें मारना पड़ता है, और ये सुनकर सब डर गए क्योंकि वेयरवुल्फ उस परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। जेरोम का परिवार चाहे इस मुसीबत में फंस गया हो, पर यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि वो असल दुनिया में अपने पिता को ज्यादा वक्त नहीं देता। उस रात क्लारा कुछ देर के लिए घर से बाहर चली गई और तब उसके सामने कुछ वेयरवुल्फ्स आ गए। किसी तरह अपने आप को बचाकर वो घर के अंदर आई और उसका दिमाग पढ़ने पर जेरोम को पता चला कि वेयरवुल्फ्स गांव पर हमला करने के लिए निकल पड़े हैं। उस वक्त जेरोम की सबसे छोटी बेटी लूलू गायब थी और जब वो घर लौट कर आई तो कहने लगी कि वो बाथरूम गई थी। हर किसी को ये लगा कि शायद लूलू वेयरवुल्फ है और उनका शक सही साबित हुआ। बिना लूलू को चोट पहुंचाए गिलबर्ट ने उसे बंदी बना लिया और अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि उन वेयरवुल्फ्स ने फिर से किसी को मार दिया है।
सुबह होते ही लूलू नॉर्मल हो गई और जेरोम वेयरवुल्व्स का शिकार करने की तैयारी करने लगा। मारी जानती थी कि वो लोग गेम के मुताबिक जेरोम के पूर्वजों की दुनिया में आ गए हैं, इसलिए वो लोग जेरोम के पूर्वज को ढूंढने निकल पड़े। वो सब गांव वालों की नजरों में नहीं आना चाहते थे, पर अपने आप को एक म्यूजिशियन बताकर जेरोम सबकी नजर में आने लगा, खासकर शेरिफ की पत्नी की नजर में। थियो उस गेम में एक चोर का किरदार निभा रहा था, इसलिए वो अपने आप को चोरी करने से रोक नहीं पाया और इस वजह से वो मुसीबत में पड़ गया। दूसरी ओर जेरोम को पता चला कि उसके पूर्वज को जेल में डाल दिया गया है और उनसे मिलना उसके और मारी के लिए आसान नहीं था। इस सब की वजह से और शेरिफ की पत्नी के बर्ताव की वजह से मारी जेरोम से नाराज हो गई और कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि थियो के पास किसी भी इंसान की पहचान चुराने की शक्ति है। उसे सिर्फ उस इंसान की कोई एक चीज पहननी होगी और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके थियो एक सिपाही का भेष लेकर मारी को जेरोम के पूर्वज सेड्रिक के पास ले जाने में कामयाब हुआ। मारी सेड्रिक को सब कुछ बताने की कोशिश करने लगी क्योंकि उसे लगा कि गेम बनाने वाला इंसान कोई और नहीं सेड्रिक है, पर सेड्रिक ने बताया कि वो गेम उस भेड़िए की खाल पहने अनजान आदमी ने बनाया था जो 3 दिन के लिए सेड्रिक के घर में रुका था। उसी आदमी का गुनाह सेड्रिक के सर आ गया और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये सब कुछ जानकर पूरे परिवार को लग रहा था कि वो यही फंसे रह जाएंगे। इस परेशानी के अलावा मारी को ये बात भी अच्छी नहीं लग रही थी कि उसके अलावा हर किसी के पास कोई न कोई शक्ति है। इसी बारे में बहस करते हुए परिवार वालों को सेड्रिक के पड़ोसी पिएरो के बारे में पता चला, जो अक्सर उस घर में खाने का सामान लेने आया करता है। पिएरो का सच जानने के लिए जेरोम उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लगा और उसे पता चला कि वो एक इटालियन गे आदमी है जो जेरोम को ही पसंद करने लगा है। पिएरो ये जानकर हैरान था कि ये परिवार फ्यूचर से आया है और फ्यूचर में गे होना गुनाह नहीं होता। पिएरो को आजाद कर दिया गया और उसने कहा कि वो शायद क्लारा की मदद कर सकता है, जिसके बाद वो सबको नजर आ पाएगी। वो उन सबको अपने घर में ले गया जहाँ वो रबर बना रहा था और उसका मानना था कि रबर क्लारा के लिए चमड़े का काम करेगा। पिएरो का ये प्लान काम कर गया और पेंट करके उसने क्लारा को उसका रूप फिर से दे दिया। सिर्फ शरीर ही नहीं, क्लारा की आवाज भी लौट आई क्योंकि पिएरो ने एक ऐसा नेकलेस बनाया था जो लोगों को आवाज दे सकता है। क्लारा की माँ एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी, इसलिए क्लारा को देखकर गांव वाले उसे एक एलियन समझने लगे। मगर हिम्मत जुटाकर क्लारा ने उनका सामना किया और ठीक उस वक्त एक लड़की को मौत की सजा दी जाने लगी क्योंकि 17 साल की उम्र होने के बावजूद उसकी शादी नहीं हुई। सब उस लड़की को एक वेयरवुल्फ समझने लगे और दिन ढलने से पहले उसे मारने की कोशिश करने लग गए, मगर वो सही वक्त पर ऐसा कर नहीं पाए और दिन ढलते ही सबको पता चला कि वो लड़की सचमुच एक वेयरवुल्फ है। गिलबर्ट एक बच्चे को उस वेयरवुल्फ से बचाने निकल पड़ा और उसकी मौत होते ही उन्हें पहला कार्ड मिल गया। वो सब खुश थे, पर लूलू ने भी अपना रूप बदल दिया और शेरिफ उसका शिकार करने की कोशिश करने लगा। किसी तरह लूलू बच गई और इस परेशानी को सुलझाने की कोशिश में जेरोम और मारी का रिश्ता सुधरने लगा। जेरोम और क्लारा वेयरवुल्व्स को उस इलाके से दूर भेजने में और जाल में फंसाने में कामयाब हुए, मगर इस सब के बीच किसी अनजान आदमी ने उन वेयरवुल्व्स को आजाद कर दिया। क्लारा को लूलू की वजह से वेयरवुल्व्स की पहचान ढूंढने का रास्ता मिल गया और अगले ही दिन से वो उन्हें ढूंढने निकल पड़े। मगर अब भी ये खोज आसान साबित नहीं हो रही थी। उन्हें एक वेयरवुल्फ तो मिल गया, मगर चेहरे पर चोट देखकर जिस औरत को मारी एक वेयरवुल्फ समझ रही थी, उसने बताया कि वो चोट उसके पति ने उसे दी है। उस जमाने में पत्नी को पीटना आम बात थी, पर मारी ये बात सह नहीं पाई और उसकी बातें सुनकर गांव का पादरी उसे वहां से भगाने लगा। उसने मारी को एक डायन कह दिया और उसकी बात मानकर गांव वालों ने उसे जेल में डाल दिया। जेरोम मारी से अकेले बात करना चाहता था, पर सेड्रिक उसे प्रिवेसी देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने मारी को मन की आवाज से बात करने के लिए कहा। वो चाहती थी कि जेरोम अपने पिता और बच्चों को लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाए, क्योंकि उसका वहां से निकलना नामुमकिन था। इसलिए दूसरे वेयरवुल्फ की मौत के बाद भी जेरोम को खुशी नहीं हुई। मारी को अगले दिन जिंदा जलाने की सजा दी जाने वाली थी और क्लारा ने फैसला कर लिया कि वो किसी भी हाल में उसे बचाएगी। सजा से पहले मारी ने गांव की हर औरत से कहा कि आज औरतों को आवाज उठाने पर डायन कह दिया जाता है, मगर आने वाले फ्यूचर में औरतों को उनका हक मिलेगा, इसलिए उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। इससे पहले कि मारी और सेड्रिक को जलाया जाता, जेरोम वहां आ पहुंचा और पिएरो के बनाए एक इन्वेंशन से उसने पुराने जमाने के गिटार को इलेक्ट्रिक गिटार में बदल दिया। उसने दुनिया के सबसे पहले म्यूजिकल कॉन्सर्ट की मदद से सबका ध्यान भटकाया और क्लारा और गिलबर्ट ने मारी और सेड्रिक को आजाद कर दिया।
शेरिफ को जैसे ही ये बात पता चली, उसने जेरोम को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स दे दिए। और उसी वक्त सेड्रिक को तीर लगने की वजह से और मारी की अजीब हरकतों की वजह से सेड्रिक का जिंदा रहना मुश्किल साबित होने लगा। जेरोम ने भी उसके लिए हालात बिगाड़ दिए, पर पियरो ने उन सबको चर्च में मौजूद एक गुप्त टनल के बारे में बताया, जिसके बारे में सिर्फ पियरो जानता था। और उस टनल का कोड लेकर वो सब चर्च की ओर बढ़े। चर्च में जाते ही वो सब गुप्त रास्ता ढूंढने लगे और लूलू को वेयरवुल्व्स की आवाज से दूर रखने की कोशिश शुरू हुई। उन सबको टनल का रास्ता तो मिल गया, पर तभी एक वेयरवुल्फ वहां आ पहुंचा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थियो, गिलबर्ट और क्लारा उससे लड़ने लगे। एक लंबी लड़ाई के बाद जेरोम ने शेरिफ को चर्च में आते देखा, पर वेयरवुल्फ को मारने के बजाय शेरिफ उसे बचाने लगा, क्योंकि सामने मौजूद वेयरवुल्फ उसी की पत्नी है। गिलबर्ट ने जेरोम को शेरिफ के तीर से बचा लिया, पर इसका अंजाम सेड्रिक को भुगतना पड़ा। अचानक लूलू भी वेयरवुल्फ में बदल गई और किसी तरह उसका पसंदीदा गाना गाकर जेरोम और मारी ने उसे शांत किया। लूलू ने अपने परिवार को शेरिफ और उसकी पत्नी से बचाया, मगर एक गलती की वजह से लूलू ने अपनी जान खो दी। अपनी बेटे की मौत देखकर मारी के अंदर छुपी शक्तियां बाहर आ गई और जेरोम को पता चला कि गेम में मारी का किरदार एक डायन का है। अपनी शक्तियों की मदद से मारी ने शेरिफ की पत्नी को मारकर लूलू को जिंदा कर दिया और इस तरह सारे वेयरवुल्व्स को मारकर जेरोम का परिवार इस गेम को पूरा करने में कामयाब हुआ। अंत में पियरो और सेड्रिक को अलविदा कहकर वो परिवार अपनी दुनिया में लौटने की तैयारी करने लगा। निकलने से पहले पियरो ने कहा कि वो इटली लौटकर फिर से पेंटिंग करेगा और तब जेरोम को पता चला कि पियरो का असली नाम लियोनार्डो डा विंची है। उसने सेड्रिक से कहा कि जो भी पियरो बनाए वो सब कुछ उसे खरीदना होगा और सेड्रिक ये समझ नहीं पाया कि उसकी ये सलाह मानकर वो बेशकीमती खजाने का मालिक होने वाला है। गेम को हमेशा के लिए बंद करके जेरोम का परिवार फिर से अपनी दुनिया में लौट आया, मगर वापस अपनी दुनिया में आते ही गिलबर्ट फिर से पहले जैसा हो गया और सब कुछ भूलने लगा। वो अपने साथ कुछ चिट्ठियां लाया था जो उसने गेम की दुनिया में लिखी थी और उन चिट्ठियों में उसने अपने परिवार का शुक्रिया अदा करते हुए वो सारी बातें लिखी थी जो उस दुनिया में हुई, क्योंकि वो जानता था कि वो सब कुछ भूलने वाला है। जेरोम को एक म्यूजियम में वो पेंटिंग मिली जो सेड्रिक ने पियरो से खरीदकर डोनेट कर दी थी। वो पेंटिंग मोनालिसा की थी और उस पेंटिंग को देखकर सबको ये समझ आया कि लियोनार्डो यानी कि पियरो ने जेरोम को याद करके वो पेंटिंग बनाई थी, क्योंकि वो जेरोम से प्यार करने लगा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।